वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 7 का सेट को डिस्कस करेंगे जो 28 जनवरी 2025 का है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह को क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई, यह किस महासागर से संबंधित है? तो जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओजोरस द्वीप समूह के क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखेंगे, हमारा आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का जो लक्ष्य है यह 2030 तक रखा गया है। वहीं समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? तो यह समुद्र जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर यह लगभग 3 लाख समुद्री मील में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कौन कौन से हैं? तो तापी गैस लाइन जो परियोजना है इसमें टोटल 4 देश शामिल है और ये एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। याद रखेंगे, जो तापी गैस परियोजना है यह एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। वहीं नेक्स्ट है, तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाएगा? तापी परियोजना का अन्य नाम हो जाएगा ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। और तापी परियोजना का जो शिलान्यास है यह 2015 में किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो लेबनान और सीरिया पर जो अटैक किया गया है इसमें पेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, पेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा लेबनान और सीरिया पर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। वहीं अगला है, तुर्की और सीरिया आपदा राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें आपदा राहत के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन 2 से चलाया गया था। नेक्स्ट है, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन है यह रूस के कजान में किया गया है। याद रखेंगे, रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या जो है टोटल 10 है। नेक्स्ट है, एपसांग और डेमचोक जो है यह स्थल हाल ही में चर्चा में रहे। डेमचोक है ये किन देशों के बीच विवादित स्थल है? तो जो एपसांग है और डेमचोक है यह भारत और चीन के बीच में विवादित स्थल है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एपसांग और डेमचोक जो है यह हाल ही में चर्चा में रहे हैं और ये भारत और चीन के बीच में विवादित स्थल है। वहीं पेंगसो झील जो है यह पेंगसो झील लद्दाख में स्थित है, यह भी भारत और चीन के बीच में विवादित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में इजराइल को चुना गया है, जो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के 69वां देश बना है। वहीं एडीबी की स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है यह फिलीपींस में हो जाएगा। याद रखेंगे, एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी और एडीबी का मुख्यालय जो है यह फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में किस देश द्वारा की गई है? तो यह यूक्रेन के द्वारा किया गया है। यूक्रेन के द्वारा नाटो में शामिल होने की मांग हाल ही में की गई है और नाटो में वर्तमान में शामिल देशों की जो संख्या है वह 32 है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था? तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण जो था वह नौकरी में आरक्षण से था। याद रखेंगे, नौकरी में आरक्षण के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। और सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो सेंट मार्टिन जो द्वीप समूह है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखेंगे, सेंट मार्टिन द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है,
2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश के द्वारा किया गया है? तो 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन जो किया गया है, यह तालिबान के द्वारा किया गया है, या इसको अफगानिस्तान में बोल सकते हैं। जो अफगानिस्तान में तालिबानी है, यह तालिबानियों के द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जो मालाबार युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन क्वाड देशों के बीच में किया गया है, जिसमें 4 देश शामिल है क्वाड में: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। याद रखेंगे, और ये चारों क्वाड के सदस्य हैं। मालाबार युद्धाभ्यास जो है, इसका आयोजन 2024 में हिंद महासागर में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी जो अध्यक्षता है, यह अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। यह 1939 से 45 के बीच में। नेक्स्ट है, और अबुल कलाम आजाद जो थे, वो पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितनी % भूमि पर लागू की गई थी? तो भू राजस्व के जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, यह ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों जो होती है वह कहाँ गमन नहीं करती है? तो जो ध्वनि तरंग होती है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, उसके लिए मीडियम चाहिए होगा। और सर्वाधिक जो गमन करती है, यह ठोस में करती है, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। प्रथम है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर, यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इन दोनों की चर्चा भारत के संविधान की उद्देशिका में की गई है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? नाम लिखना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इसके जो पहले सत्याग्रही थे, यह आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और जो इसके तीसरे सत्याग्रह थे वह ब्रह्मदत्त थे। याद रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। साथ ही याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में पावना आश्रम की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा कब की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा संपूर्ण पंजाब के विलय की घोषणा 29 मार्च 1849 को की गई थी, जिसे गोद नीति के द्वारा विलय की घोषणा किया गया था, यानी इसको गोद ले लिया गया था उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण। नेक्स्ट है, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है और भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वह टोटल 18 है और भारत का जो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह हो जाएगा कच्छ का रण। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा कच्छ का रण हो जाएगा और भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 हो जाएगी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व जो है राज्यों में बिहार में है। बिहार में टोटल 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं और दिल्ली में जो है 11,000 प्लस यानी 11,032 के आसपास पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। नेक्स्ट है, तुर्की देश की मुद्रा क्या है? तो तुर्की देश की जो मुद्रा है वह हो जाएगी लीरा। याद रखेंगे, तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा और तुर्की का जो कैपिटल है उसका नाम है अंकारा। याद रखना है, तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगी और तुर्की की जो कैपिटल हो जाएगी वह
अंकारा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र होता है वह प्राथमिक क्षेत्र होता है, जिसके एग्जाम्पल तौर पे कृषि होता है, कृषि इसमें आज शामिल हो जाएगा, खनन हो जाएगा, उसके बाद मत्स्य पालन हो जाएगा। यह सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है यह उद्योगों से संबंधित होता है, इंडस्ट्री वगैरह होता है उसमें। और जो तृतीय क्षेत्र होता है यह सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा कब भंग होती है? तो राज्य विधानसभा जो है यह कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्य विधानसभा जो है यह अस्थायी सदन है, राज्य विधान परिषद है जिसे भंग नहीं कर सकते हैं। वैसे इस सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा होती है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो भारत में लोकटक झील है जो मणिपुर राज्य में है। याद रखेंगे, लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है और इसे तैरते द्वीपों का झील भी कहा जाता है। यानी ये जो झील जो है इसमें तैरते हुए द्वीप हैं। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। जो सोना है बिहार में जमुई से निकलता है, डोलोमाइट जो है यह रोहतास से, लिथियम गया से, बॉक्साइट जो है यह मुंगेर से हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है वह कैमूर हो जाएगा। चूना पत्थर का जो उत्पादन होता है यह कैमूर से होता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास द्वारा रचित बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो बीजक का जो संकलन किया गया है यह धर्मदास के द्वारा किया गया है और इसके जो लेखक हैं बीजक के वह कबीर दास हैं। साथ ही याद रखेंगे जो कबीर दास का जन्म है, कबीर दास का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक हैं? तो जो प्रोटीन होता है, सेल्यूलोज होता है और स्टार्च होता है, ये सभी जो है प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस संधि के द्वारा हुई थी? तो पहला जो विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी यह 1918 में समाप्ति हुई थी और इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी, जो 1914 से लेकर 18 तक चली थी। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी यानी राजकुमार की मृत्यु थी और इसकी समाप्ति जो हुई थी यह वर्साय की संधि के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है यह भाग 4 में दिया हुआ है जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका जो संबंध है यह ओजोन परत से है और इसका आयोजन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। साथ ही याद रखेंगे जो 16 सितंबर है इस दिन ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, यानी ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। साथ ही हमें यह भी याद रखना है एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध जो है वह जलवायु परिवर्तन से है और क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 से शुरू हुआ था और इसमें क्योटो जापान में इसे अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है उनकी संख्या 9 हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो जो भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार हैं उनमें शामिल है 15, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। याद रखेंगे यह मुख्य रूप से 5 है जो केवल मूल भारतीय को ही दिया जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की सही जोड़ी है? तो जो मरकरी है, तो मरकरी का Mr नहीं होता है, यह Hg होता है, पारा बोलते हैं। और लेड जो होता है, लेड का Pb होता है, सभी गलत है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर का Ag होता है। गोल्ड का ए ऑरम होता है। और जो सोडियम है, सोडियम का Na होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम का जो प्रतीक होता है वह Na होता है। नेक्स्ट है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है यह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी की जाती है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है यह देहरादून में है। और साथ ही याद रखेंगे, भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, यह प्रति 2 वर्षों पे जारी की जाती है। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर फल प्राकृतिक रूप से पकते हैं तो वह एथिलीन के द्वारा पकते हैं। नेक्स्ट है, महौषधि में कौन सी संधि है? तो महौषधि में स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे सूक्ष्म जीव बोलते हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी जो होता है यह वायरस द्वारा होता है और इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो तंबाकू में जो मोज़ेक बीमारी होता है इसका पता सबसे पहले इवानोस्की के द्वारा लगाया गया था। याद रखेंगे, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस जो होता है इसका पता सबसे पहले इवानोस्की के द्वारा लगाया गया था। साथ ही याद रखेंगे, ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने आरबीसी, स्पर्म और जीवित कोशिकाओं का खोज किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज एजिप्टी मच्छर है? तो मादा एडिज एजिप्टी मच्छर जो होता है यह डेंगू की वाहक होती है। तो याद रखेंगे, डेंगू जो होता है यह मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो होता है फुट एंड माउथ रोग यह फंगस के कारण होता है। याद रखेंगे, फंगस यानी कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया गया है। याद रखेंगे, पूरे भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसमें खसरा, छोटी माता और चेचक, यह सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा। यह विषाणु जनित बीमारी है खसरा, छोटी माता और चेचक। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से या रेबीज विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे, हमारा आंसर रेबीज हो जाएगा, जिसे हम लोग रेबडो वायरस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू जो होता है विषाणु को किस कोड से निरूपित किया जाता है? तो जो बर्ड फ्लू होता है एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको H5N1 वायरस बोलते हैं। याद रखेंगे, इस विषाणु का नाम है, वायरस का नाम है H5N1। और एक स्वाइन फ्लू होता है, तो स्वाइन फ्लू को बोलते हैं H1N1। याद रखेंगे, अगर आपसे बोला जाए H1N1 तो ये स्वाइन फ्लू हो जाएगा, और H5N1 जो होता है यह एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू होता है। तो जब पूछा जाएगा बर्ड फ्लू किस विषाणु से होता है, तो बर्ड फ्लू जो है यह H5N1 से होता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है वह H1N1 के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो यह हो जाएगा वायरस, यानी वायरस के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। नेक्स्ट है,
निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है? तो इसमें जो मॉम्स है, रेबीज है और हर्पीज है, यह सभी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी, यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका की खोज की गई थी। याद रखेंगे, जो चेचक के टीके का खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो टीका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स होने के कारण कौन सा वायरस होता है? तो जो स्मॉल पॉक्स होता है यह वेरिओला के कारण होता है। याद रखेंगे, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसको वेरिओला के कारण होता है, और एक होता है वेरिसेला। तो वेरिसेला के कारण जो होता है वह चिकन पॉक्स होता है। एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं हम लोग चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स जो होता है यह वेरिसेला के कारण होता है, और वेरिओला के कारण स्मॉल पॉक्स यानी चेचक होता है। नेक्स्ट है, पीलिया जिसे जॉन्डिस बोलते हैं या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? तो जब जॉन्डिस या पीलिया होता है तो हमारे शरीर का जो लीवर है यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर यानी ब्लड, लार आदि से होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, यह भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और जो प्लेटलेट्स होना चाहिए नॉर्मल वह 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक होना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो सबसे पहले यह रॉबर्ट कोच के द्वारा बताया गया था कि जीवाणुओं के द्वारा रोगों का फैलाव होता है, यानी जीवाणुओं से रोग फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो सकता है? लिखिए। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके दौरान गैसों का निकलना यह भी पॉसिबल है, रंग में परिवर्तन भी होता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी गैस से सॉलिड में भी हो सकता है, सॉलिड से गैस में भी हो सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसका सबसे पहले हो जाएगा दूध का खट्टा होना, फिर मानव शरीर में भोजन का पाचन, फिर उसके बाद फलों का पकना, और एक है ईंधन का जलना। इसमें है रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न होती है, यानी यह, और बाकी जो है जल का उबलना यह भौतिक प्रक्रिया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, यानी दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पचना, फलों का पकना और ईंधन का जलना, यह सभी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो पुनः उसी रूप में वापस नहीं आ सकती है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जो भौतिक अभिक्रिया होती है वह उसी रूप में पुनः पहले वाली अवस्था में आ सकती है। जैसे जल का उबलना है, तो जब ये उबल जाएगा तो फिर नॉर्मल जल भी बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न कराया जा सकता है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया जो है आप बिना प्रयोगशाला के भी कर सकते हैं, और मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो मानव शरीर में रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं, तो इनोड होते हैं। याद रखेंगे, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त जो होते हैं यह इनोड होते हैं। अगला है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर
कौन सी गैस बनती है? तो जब अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो नाइट्रोजन बनती है और साथ में जलवाष्प भी बनता है। नेक्स्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, तो इसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और एक ऊष्माशोषी होती है जिसमें उष्मा का अवशोषण नहीं होता है, उष्मा का शोषण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोल का अनुपात होता है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले जो हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, जो 2:1 के अनुपात में रेशियो में रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान मैक्सिमम होगा वह अंटार्कटिका के किसी स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि यह पोल के एकदम से नज़दीक में है। तो पोल के जब नज़दीक में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह मैक्सिमम होता है। वहीं अगर भूमध्य रेखा पर आते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह मिनिमम होता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार जो होता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो जी का मान हो जाएगा वह बढ़ जाएगा, इसलिए भार भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलते रहता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर है। अगर पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है, यह गलत है, और ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन जो होगा वह बढ़ेगा या बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होती है? तो यह बताया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। याद रखेंगे, ब्रह्मगुप्त के द्वारा न्यूटन से पहले ही बता दिया गया था कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होता है? तो एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो वो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। याद रखेंगे, पृथ्वी के तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड कब लौटेगा? तो वो कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष यानी स्पेस में चला जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के पलायन वेग के अकॉर्डिंग पृथ्वी की सतह से बाहर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी का जो आकलन किया गया था यह
लाकड़ा वाला समिति के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। और इस समिति ने बताया था कि जो शहरी खपत होनी चाहिए कैलोरी में वह 2100 कैलोरी होनी चाहिए और ग्रामीण खपत जो है वह 2400 कैलोरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था। तो बिटकॉइन जो है यह बिटकॉइन हो जाएगा, यह ब्लॉकचेन प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है यह आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो वाणिज्य आधारित जो है इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है यह 1921 में की गई थी, याद रखेंगे। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी।